अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नवीद इलाही हाजिर है प्रोग्राम कार सरकार के साथ। नाजरीन, काज़ीउल क़ुज़ात नए काज़ीउल क़ुज़ात काज़ी फैज़ ईसा मस्जिद पे तशरीफ़ ले आए हैं और उनका आना खुश आइंद है, लेकिन जो उन्होंने इसमें निज़ाम में तब्दीलियों का इंडिकेशन दी है वो उससे भी ज़्यादा खुश आइंद है। ख़ास तौर पे जो उन्होंने शफाफियत की बात की और कहा कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, उनको भी लाइव स्ट्रीमलाइन किया जाए और उसको दिखाया जाए लोग आवाम को। ये एक बहुत ही अहम कदम है। अगर इसको टेक्निकली पॉसिबल हो जाए तो इससे बहुत फ़वाइद होंगे। इस पे हम बात करेंगे। दूसरा मौजू, नवाज शरीफ साहब की आमद का तो हमें सबको इत्ला है, लेकिन उन्होंने कल एक बहुत सख्त स्टेटमेंट दी है जिसमें जजेस और जर्नैलों को जिन्होंने उनकी हुकूमत को गिराया उनको भी निकाला प्राइम मिनिस्टरशिप से और जेलों में डाला, उनके एहतसाब की बात की। तो मेरा ख्याल है कि इससे भी काफ़ी एक इर्ताश पैदा हुआ है सियासी मंजरनामा में। और तीसरी अहम खबर जो है, कनाडा में एक जो खालिस्तानी सिख जो कि कैनेडियन सिटीज़न था, उसको इंडियन रॉ के जो वहाँ के स्टेशन चीफ थे कनाडा में, उसके ज़रिए हलाक करने पे उनको वहाँ से देश निकाला दिया गया है। तो ये एक यूरोप में और दुनिया में इस पे एक बहुत खुलबली मची है। तो इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में खुर्रम असलम खान साहब, सफदर अली खान साहब, और ऑनलाइन हमारे से ज्वाइन किया है अब्दुल सत्तार साहब ने। तो आई वेलकम यू ऑल सर टू द शो। तो हम पहले आगाज़ इस बात से करें कि काजी फैज़ ईसा साहब ने आते ही जो शफाफियत के ऊपर ज़ोर दिया है। ज़ाहिर है कि और भी रिफॉर्म्स होंगी, अदालती इस्लाहात तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़रूरत है, बैकलॉग है, लेकिन जो शफाफियत है कि लोगों को पता चले कि किस तरह की आर्गूमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं, केस को कैसे डील किया जा रहा है, ताकि आवाम के सामने हो। यकदम एक फ़ैसला आता है कि आर्गूमेंट किसी और तरफ जा रहा है और फैसला कुछ और आ जाता है। और जजेस के बारे में जैसे वो मशहूर हो गया जी, दिखाते सज्जी हैं मारते खबी, उसका जो है ये एक इस चीज़ को जो ख़त्म करने के लिए जो शफाफियत की बात की है और उन्होंने कहा कि इसको लाइव दिखाया जाए, ये एक बड़ा एक अहम उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि इस्लाह करने की कोशिश की है। किस हद तक ये टेक्निकली हम इस पे काबिल होंगे इसको करने के? क्या सिर्फ आला अदालतों में होगा या ज़िली लेवल पे भी हो सकेगा? तो इसके लिए हम पहले बात करेंगे सफदर अली खान साहब से, क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग लॉयर भी रहे हैं और जुडिशरी से बहुत उनकी कुर्बत है। तो उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि किस हद तक पॉसिबल है और उसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद अली साहब। देखें, एक बड़ा मशहूर कौल है हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कि जुल्म की हुकूमत तो चल सकती है, लेकिन इंसाफ जिस मुआशरे में ना हो वो नहीं चल सकता। और ये 70 साल जो 75 साल हमारे मुल्क की तारीख़ है, ये उसकी वाज़ेह मिसाल है कि हम जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो हम तरक्की पजीर थे, लेकिन आज हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं और हमने दुनिया को बहुत सारी चीज़ों में अपने 50s के दौर में या 60s के दौर में हमने पीछे छोड़ दिया। लेकिन जो ही हमारे मुल्क में नाइंसाफ़ी शुरू हुई, जिसकी पहली मिसाल जस्टिस मुनीर थे, उनके फ़ैसले के बाद आपने देखा है कि पाकिस्तान मुसलसल तनज़ली की तरफ जा रहा है। जब तक हमारे मुल्क में अदल व इंसाफ नहीं होगा, और अदल व इंसाफ भी वो जो आम इंसान के लिए हो, ना कि सिर्फ खवास के लिए हो। खवास को जब आप नवाजेंगे तो वो कोई अदल नहीं होगा। जब तक लोगों की 30-30 साल से पड़े केस आपको नहीं नज़र आते और आपको तकलीफ़ नहीं देते, मुआशरे में जुल्म आपको नज़र नहीं आता और किसी एक बड़े आदमी को सिर्फ गिरफ़्तारी आपको नज़र आती है और आप उसकी 12-12 दफ़ा ज़मानतें लेते हैं, तो मुआशरा आपका किस तरह पनप सकता है। इसलिए जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान में आए हैं काजी फैज़ ईसा साहब, उनकी एक बैकग्राउंड यही है कि वो अव्वल दिन से आइन और कानून को अपने लिए रहबर समझते हैं
और यही वतीरा होगा बाकी जजेस के लिए, सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट के हायर अथॉरिटी पर बैठे हुए जज के लिए एक ही जब तक सबक नहीं होगा कि हमने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, तब तक हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। कल इसकी शुरुआत हुई है, जो कल बार काउंसिल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल और 2 सीनियर जजेस ने जो मीटिंग की है, वो मेरा ख्याल है ईंट है पहली, और उस पर अगर इमारत तमीर की जाए तो यकीनन आपको अगले 6 माह में मुल्क में एक सच्चा और असली इनकलाब आता हुआ नज़र आएगा। अभी हम अगर ये कहें कि ये भी आके वही पुरानी बहती गंगा में हाथ धोने लग जाएं, डायलॉग मारना शुरू कर दें, दिखावा शुरू कर दें, तो दिखावे से तो कोई काम नहीं बनेगा। इस पे स्ट्रिक्टली अमल करना होगा अदलिया को। अदलिया जब अमल करेगी तो हमारे तमाम अदारे, मैं ये समझता हूँ, शफाफियत की और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग की कि जो अहम केसेस हैं वो लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे, इससे आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट आएगा? सर आप देखें, पहली ही समात में आपने कितने लोगों को नंगा होते देख ली है, सवालात भी देख लिए जजेस की तरफ से और वकला की बहस भी देख ली, और हम इन लोगों को पूछते हैं, हमारे लिए ये मसले राह हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू वो बताते कुछ हैं, आगे से सवाल कुछ है और आगे से जवाब भी कुछ है। तो जब तक ये चीज़ें आएंगी तो आवाम को पता चलेगा कि यार जिस बंदे को जज बना के हमारे सामने बिठाया गया है वो इस कैलिबर का भी है, उसमें उसको आइन व कानून पर किस हद तक दस्तरस हासिल है। इसी से शफाफियत आएगी। और मैंने अर्ज़ की ना, जैसे कि ये जो इब्तदा हुई है, इस इब्तदा को अगर हमने पॉजिटिव लिया, देखिए एक इब्तदा हम करते हैं दिखावे के लिए, वो उसका रिज़ल्ट कुछ और निकलता है, लेकिन ये इब्तदा अगर हक़ाइक़ पर मबनी हुई, ये लाइव स्ट्रीमिंग हो या फ़ैसले हों उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में वो लगते हैं जिस तरीके से कि आज दरख्वास्त हुई है उसी दिन उस पर नंबर लगता है, उसी दिन वो केस सुनने लग जाते हैं। अभी एक फ़ैसला आपने सुना देखा है, 27 साल बाद वो 2 फौजियों का फ़ैसला हुआ है, उनकी सज़ाएँ कितनी थी? 3-3 साल, और शायद एक की 6 साल थी, एक की शायद 3 साल थी, मैं भूल ना जाऊँ। तो उनका फ़ैसला हुआ है 27 साल बाद। आप अब बताएं ये क्या मजाक नहीं है इंसाफ के साथ? संगीन मजाक है। तो ये अगर इस तरह हमने करना है कि चले हम लाइव भी दिखा देंगे, हम बात भी ये कर देंगे जी आज से शफाफियत होगी, लेकिन इस पर जब तक हम अमल नहीं करेंगे, अमल के लिए मैं समझता हूँ कि हमें अभी इनको कोई राहत नहीं देनी चाहिए, बास समेत चीफ जस्टिस साहब के और बाकी जुडिशरी के। अभी हमें यही कहना चाहिए कि हम आपका अमल देखेंगे, क्या वाकई आप आइन व कानून के मुताबिक और आम इंसान को इंसाफ देने के लिए उस मनसब पर बैठे हैं, तो फिर मैं समझूंगा कि हम इनकी तारीफ़ करने के काबिल हो सकेंगे। अभी मैं इसको इब्तदा ही कहूँगा। जी, इब्तदा है बिल्कुल अभी तो। और मेरा ख्याल है जो शफाफियत है वो एक अहम कदम होता है कि आपका जो तअस्सुब है या आपका कोई इसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, उन तमाम चीज़ों को आश्कार कर देता है। खुर्रम मुस्लिम साहब, मेरा ख्याल है कि इससे अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग हो जाए अहम केसेस की, और जो आप समझें कि ज़िला की सतह पर तमाम अदालतें जो हैं वहाँ पे वेब हों जिस पे वो सारी चीज़ें मौजूद हों, तो मेरा ख्याल है कि बहुत से जो वकला का तो कारोबार बंद हो जाएगा और बहुत से जज साहबान जो हैं उनको रातों को पढ़ के आना पड़ेगा कि हमने क्या बात करनी है। तो इससे एक आवाम के सामने पेश होंगे ये रोज़ ब रोज़। तो इससे आप समझते नहीं कि इसमें जो अदल का मेयार है वो बेहतर होगा? देखिए, हमारी जो अदालती जो प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स वो ओपन है, वो किसी को रिस्ट्रिक्टिव तो नहीं है, इन कैमरा नहीं होती वो ऑलरेडी, और कोर्ट ना कोई रिपोर्टर्स होते हैं जो उसको प्रेस में और मीडिया में रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो वो तो ऐसा कोई मतलब ये है कि इससे लाइव स्ट्रीमिंग से अगर है तो इसमें कि वाइडर ऑडियंस को ये पता है। लेकिन उसमें देखें जो लीगल जो इंट्रिकेसीज हैं, लीगल जो आर्गूमेंट्स हैं, वो एक आम आदमी उसको समझता नहीं। बाकी ये कहना कि जजेस की ऑब्जर्वेशंस कुछ हैं और फैसला कुछ आता है, वो तो ऐसे ही चलेगा। वो इसकी लाइव ना स्ट्रीमिंग से वो तो उस पर तो कोई हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर कुछ जो
ऑब्जर्वेशन जैसे हमने देखा ये फुल कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स अभी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, तो उसमें जजेस की आपस में उन्होंने एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट एंड काउंटर आर्गूमेंट किया, जो विच आई थिंक वो कोई इतना ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं था। हाँ ठीक है, वो आपको काउंसिल से तो क्वेश्चंस ये करने चाहिए ताकि एक सही साउंड रीजन्ड डिसीजन तक पहुंचा जा सके। ठीक, वो तो ठीक है। बाकी ये जो देखा, जो नए जो चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उन्होंने जो बैकलॉग की जो उसको तो कम करने के बारे में जो उन्होंने कहा, और ख़ासतौर पर क्रिमिनल और सिविल जो केसेस हैं उनको उन्होंने कहा कि उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा तो स्टेप है, लेकिन इनके पास सिर्फ वो 13 मंथ्स है। हम इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही विल मेक सम रेवोल्यूशनरी चेंजेस विच विल बी सस्टेन्ड इन फ्यूचर। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी परवरिश अच्छी नहीं हो रही तो मैं क्या करूं। ऐसा सुभान अल्लाह, नहीं, हम अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का इमोशनली डाउन करती हैं, लेकिन ये सोच एक बीमारी है, हमें इससे मुकाबला करना चाहिए थी, पहले हुई नहीं। हमारी पसंद और नापसंद अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इनका जो नैब के ऊपर, तरामीम के ऊपर जो फैसला आया, बहुत कम लोगों ने इस तरफ से देखा है कि इसके बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिसपे ना मीडिया बोला, ना मीडिया पर्सन बोला। अब इस तरह का फैसला करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो था, उससे चाहिए था कि वो नैब की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन को देख लेते। मुझे ऐसे लगा, क्योंकि मैं नैब के ऊपर काम करता रहा हूँ, मेरी तो किताब भी छपने वाली है, कि नैब को आप कह रहे हो, ऐसे लग रहा है लोगों को तासुर ये जा रहा है कि शायद बहुत बड़े चोर थे, करप्ट थे, जिनसे नैब को बचाया जा रहा था। हालांकि अगर आपने इस मुल्क में करप्शन को खत्म करना है तो आपको नैब को खत्म करना पड़ेगा। अगर नैब को आप खत्म नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप करप्शन की जड़ों को मजीद मजबूत करोगे। नैब टारगेट पे चलती है, अंडरडॉग है नैब। नैब के टारगेट में मैं आ गया, मैंने कुछ किया कि नहीं किया, वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे।
अगर मैं नैब के टारगेट में नहीं हूं और मैंने बहुत काम दिखाए हुए हैं, तो मैं आज के दौर के या किसी भी दौर के जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ मेरा ताल्लुक है, मुझे नैब कुछ भी नहीं कहेगी। अब उसमें होता यह है कि आप देखें कि जिन इंक्वायरीज की बात हो रही, मुझे नहीं समझ आया कि जी लोगों ने इस एस्पेक्ट पे क्यों नहीं गौर किया कि नैब में जो इंक्वायरीज पड़ी हुई हैं, जिन इंक्वायरीज के बारे में कहता है जो पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट है, इसके अलावा बेशुमार इंक्वायरीज हैं। वो इंक्वायरीज 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। कोई मुल्क, दुनिया का कोई मुझे तहकीकाती इदारा, दुनिया का कोई भी तहकीकाती इदारा मुझे दिखा दे जहां 15, 16, 17, 18, 19 साल से इंक्वायरी की स्टेज पर इंक्वायरी फंसी हो। अब उसमें होता क्या कि आसिफ अली जरदारी के ऊपर इंक्वायरी पेंडिंग पड़ी हुई, इंक्वायरी चल रही है, नैब में है, और आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन जाते हैं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इंक्वायरी नैब में पेंडिंग पड़ी हुई है, चल रही है, और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, लेकिन वो इंक्वायरी है 15, 16, 17, 18, 19 साल से। वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला भी बन जाते हैं, वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वफाकी वज़रा थे जिनकी इंक्वायरीज नैब में चल रही थी, लेकिन वो वजीर भी बन जाते थे, इलेक्शन भी लड़ते थे, इलेक्ट भी होते थे, आगे वजीर भी बन जाते थे, वज़ीर आज़म भी बन, जी ठीक है, भी बन जाते थे। अब उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन उमर अता बंदयाल जैसे जजेस ने की ही नहीं, सिरे से नहीं की। उन्होंने क्या किया, उमर अता बंदयाल और इमरान खान ने क्या किया, एक झलक लोगों को दिखाई, अपने सपोर्टरों को, कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ हैं। लेकिन उनके जो फैसले होते हैं उससे एस्टेब्लिशमेंट और फौज दोनों मजबूत होती हैं। अब ये नैब तरामीम को आप देखें कि नैब तरामीम का मतलब क्या था, कि उसकी बहाली जो हुई है उसका मतलब क्या था कि आपने फिर एस्टेब्लिशमेंट और फौज को मजबूत कर दिया। किसके खिलाफ मजबूत किया? जो आपका सियासी हलीफ है। अब अपने सियासी मुखालफ के खिलाफ आप उन लोगों के जिनके खिलाफ आप राग अलाप रहे हैं पिछले 15, 16, 17 महीने से, ऐसे लोगों को बता रहे हैं, अपने सपोर्टरों को बता रहे हैं कि जैसे कमाल है, आपने एस्टेब्लिशमेंट को भी आगे लगा दिया, आपने फौज को भी आगे लगा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली आप उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि सियासी तौर पे मुझे ये जो नैब केस का सतार साहब जो फैसला है उसके जो मेरिट के अलावा अगर बात करें, जो तरीक़ाकार था उनका कि आखिरी रोज़ महफूज रख छोड़ा और आखिरी रोज़ उसको फैसला सुना के चुपके से पिछले दरवाजे से निकल गए, ये कोई अच्छा तासुर नहीं था। आप अगर ये चीज़ जो है, नैब केस जो है, आप समझते हैं, कन्विक्शन है, ईमान है आपका या ईकान है कि आप ठीक फ़ैसला कर रहे हैं, तो उससे पहले करके बबांगे दोहल करें और बैठे रहें और फिर बाइज़्ज़त तरीके से आप रुखसत हो जाएं। तो ये बात आपकी ठीक है, इस पर भी बहस हो सकती है, नैब के जो तरीक़ेकार हैं उस पर भी बहस हो सकती है। ज़ाहिर है शुरू से इसकी ईंट ही टेढ़ी लग गई जनरल मुशर्रफ के दौर से। लेकिन अब ये बात चूँकि हो रही है जजेस की और नैब की, तो मैं पहले खुर्रम साहब से ये पूछना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी पे तो तारीख़ तकरीबन तय हो गई थी। अब उन्होंने एक बहुत सख्त बयान दिया है जजेस और जनरल्स के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे जो हटाने में और मुझे जेलों में भेजने में जनरल बाजवा, जो कमर जावेद बाजवा जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और जनरल फैज़ हमीद जो कि ISI चीफ थे, वो उन्होंने ये सारा कुछ किया। और उनके कहने पे जो जजेस थे, साकिब निसार चीफ जस्टिस साहब का और आसिफ खोसा साहब का चीफ जस्टिस, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसका एहतसाब करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, इससे एक बड़ा एक नया एक खलबली मची है, क्योंकि शहबाज शरीफ अभी कल वापस आए थे तो अगले दिन सुबह फिर रवाना हो गए हैं उनसे मिलने के लिए, कोई अहम पैगाम लेके, जो आज मीडिया भी कह रहा है। तो ये क्या इस पे फर्दर आप समझते हैं कि देखिए, हम इसमें जाते हैं, ये बात कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन उसका जो है कि उसका किसी का इसके अगेंस्ट उनसे कोई रिवेंज कोई लेना, उसका ये आती है, इसमें स्मेल आती है, जो कि मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा नामुनासिब नहीं है। लेट 1990s में हमें पता है कुछ जजों को कहा गया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आसिफ अली जरदारी को कन्विक्ट करें, 3 साल ना करें, 7 साल करें या 10 साल करें, सज़ा दें। तो वो किसने कहा था? तो फिर ये वहाँ से शुरू कर लें।
वहाँ से क्यों नहीं से शुरू है करते। तो इन चीज़ों में जाना नहीं चाहिए। और जहाँ तक जस्टिस साकिब निसार का ताल्लुक है, जिस बेंच ने मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करार ये दिया था, उसमें जस्टिस साकिब निसार शामिल नहीं थे। आसिफ सईद खोसा से जस्टिस गुलजार थे, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि ये सादक और अमीन ये नहीं है। बाकी 3 जजों ने फिर डिटेल्ड इंक्वायरी की और फिर अकामा के ऊपर उन्होंने बाकी 3 जजों, 2 तो पहले तो कह चुके थे, तो उन्होंने कहा उनमें से अब कोई भी जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। वो सारे अब उनके बारे में, और बाकी जो उनको सज़ा हुई थी वो तो जज मोहम्मद बशीर ने उनको सज़ा दी थी। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के थे। और तो इस तरह से अगर आप पीछे जाएंगे और इस तरह से वो चीज़ें, फिर तो ऐसे है कि कल को अगर ये पीटीआई और तो इमरान खान ये अगर आते हैं तो वो भी कहेंगे कि जिन जजों ने ठीक है जी हमारे खिलाफ दिए। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सफदर अली खान साहब, जैसे उन्होंने कहा खुरम साहब ने कि जो नवाज शरीफ ने ये जो बयान दिया है इससे इंतकाम की बू आ रही है, तो क्या जो लोग जो उन्होंने ये कहा है कि ये जज और ये जर्नैल इस तरह जमहूरियत को अंडरमाइन करते हैं, सबोटाज करते हैं, शख्सियत जो भी हो, तो क्या इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए कि ये इसमें से इंतकाम की बू आएगी, या ये गुजर चुका तो उसको, जैसे उन्होंने खुद लफ्ज़ इस्तेमाल किया मिट्टी पाओ, उन्होंने कहा मिट्टी नहीं मैं पानी दूंगा, तो आप इसके बारे में क्या फरमाएंगे? देखिए, इंतकाम की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंसाफ की बात करनी चाहिए। इंसाफ का तकाजा यही होता है कि जब कोई बंदा चोरी करता है तो उसको फिर पकड़ा जाता है और उसको जज़ा सज़ा जो है वो सुनाई जाती है। इसी तरह जब कोई मुल्क के आइन को तोड़ता है, मुल्क के कानून को तोड़ता है, और उसको अगर ये कह के हम छोड़ दें कि भाई अब छोड़ो आगे चलो, तो यही वजह है कि आज हमारे मुल्क में इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसकी वजह सिंपल है कि किसी का एहतसाब नहीं हुआ, किसी को पूछा नहीं गया। जनरल मुशर्रफ की मिसाल हमारे सामने है कि जब उनका एहतसाब शुरू हुआ, वो अदालत में जा रहे थे कि रास्ते में वो अस्पताल चले गए, फिर वो बैरून मुल्क चले गए। इसी तरह जस्टिस मुनीर है जो तारीख बदल गया, उसको किसी ने नहीं पूछा। इसी तरह इन जजेस ने एक फ़ैसला किया है जो पंजाब के इलेक्शन का था। पंजाब के जब वज़ीर आला था ये हमज़ा शहबाज को आप निकाल दें, वो किसी की पसंद होगा, किसी की नापसंद होगा, बात इंसाफ की करें। क्या वो आइन रीराइट नहीं किया गया? सिंपल, उसमें आइन को दोबारा इन्होंने अपने स्वाबदीद पे अनाउंस कर दिया। तो जब तक इन फैसलों पर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, किसी को पूछेंगे नहीं, किसी को पकड़ लेंगे, किसी को नहीं पकड़ लेंगे। जैसे कि अभी अब्दुल सत्तार खान साहब ने कहा कि 20-20 साल से इंक्वायरी पड़ी है, तो यार किसी से तो पूछना होगा कि भाई ये 20 साल से इंक्वायरी क्यों पड़ी है। इस पे सिर्फ ये कह देना कि हमें ऊपर से इजाज़त नहीं है, नीचे से हमें इजाज़त नहीं है, ये जस्टिफिकेशन किसी भी मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर हमने सफदर साहब इस मौके पे तो मेरा ख्याल है अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो खामोशी जो है वो उनके लिए ज़्यादा रास्ता हमवार कर रही थी। बेशक ऐसे ठीक है, रास्ता उनके लिए क्लियर था, हमवार था, बहुत आसानी से इन बातों को किए बगैर वापस आ जाते, तो उनके लिए रास्ता साफ है। मेन जो उनके मुखालफिन हैं वो एक जेल में हैं, एक इधर उधर हैं, तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया है जिसमें ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो इसका मतलब है कि ये बात जो है इंतकाम से बढ़ के
होगी, चूँकि इंतकाम की बात होती तो पहले जनरल मुशर्रफ से इंतकाम लिया जाता, जिससे नहीं लिया गया। मैं दुरुस्त आप फरमा रहे हैं और आपकी तशरीह बहुत ज़बरदस्त है। बात गुम गमा के सर वहीं पे आ जाती है जब हम इंसाफ का दामन छोड़ देंगे। इससे देखिए हमारा मुल्क अब अनारकी की तरफ जा रहा है। आप देहातों में जाके देखें, गुर्बत देखें और वहाँ चोरा चकारी देखें और लोगों के हालात देखें तो आप खुदा गवाह है कि शर्म आएगी आपको कि यार हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, ना थाने में इंसाफ मिलता है, ना सिविल कोर्ट्स में इंसाफ मिलता है, मजिस्ट्रेटी का निज़ाम ख़त्म हो गया है। आप मन माने कीमतें हैं बाज़ारों में, मन माने फैसले हैं पंचायतों में, मन माने वकुला हैं, मन माने ही जजेस हैं। अगर हमने कहीं से तो इब्तदा हमें करनी पड़ेगी। इस वक्त हमारे हालात जो हैं अगर अभी हमने ना संभाले, एक दफ़ा फिर हमने मिट्टी पाओ प्रोग्राम रखा, लेकिन एक बात फिर वही आएगी कि हमें अगर इंतकाम और इंसाफ की बात होनी नहीं चाहिए, बात सिर्फ कानून और आइन की होनी चाहिए। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसकी तफ्तीश शफाफ और आवाम के सामने होनी चाहिए, उसके जराइम सामने आने चाहिए। फिर उसको अगर छोड़ना भी है तो भाई छोड़ दो, कहोगे भाई ये जुर्म है इसके, लेकिन हम एक नए मुल्क के लिए, नए मुआशरे के लिए एक इब्तदा करना चाह रहे हैं तो हम इसको आम माफ़ी दे रहे हैं। ये चैप्टर तो हो सकता है, लेकिन ये चैप्टर कि किसी को पूछा ना जाए और फिर से हम आज एक नया रास्ता इख्तियार करके तो 2-4 साल के बाद हमारे सामने फिर यही इशू खड़ा होगा। ठीक है सत्तार खान साहब, आपके ख्याल में इस स्टेटमेंट ने जो 2 जजेस और 2 जर्नल और पनामा जो है उस पे ऊपर केसेस पे जो बात कर दी है नवाज शरीफ साहब ने, एक पेंडोरा बॉक्स नया नहीं खुल गया? और क्यों शहबाज शरीफ साहब को एकदम रश करके वापस जाना पड़ा लंदन से? अभी वो आए थे, एक रात ठहरे और वापस चले गए। अब ये नवीद इलाही साहब आपने कहा कि जी नवाज शरीफ को खामोश रहता तो ज्यादा बेहतरीन रास्ता पार हो जाता। सियासतदान हो वो खामोश रहे, क्या अजीब सी बात कर दी। अगर मेरे पास रैंकिंग और रेटिंग डिटरमिन करने का मेरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि जो कम सियासतदान कम सियासी बयानात देता है, कम बोलता है, मेरी नजर में उसकी रैंकिंग और रेटिंग ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक परसेप्शन उसके बिल्कुल खिलाफ है। वो अपने सियासतदान को, अपने एमएलए को, अपने एमपीए को 24 के 24 घंटे बोलते देखना चाहता है। वो चाहता है कि ये बोले, कुछ भी बोले, उसको उसके बोलने के साथ एक इस किस्म का लगाव हुआ है। इमरान खान की मिसाल आपके सामने है कि वो रोज आए दिन एक दिन में 135 कौम से खिताब करता था, 135 मरतबा। तो बाद में मैंने पीटीआई के फॉलोअर्स को, सपोर्टर को देखा कि उन्हें उनकी एडिक्शन हो चुकी थी। वो अगर 10-15 मिनट इमरान खान नहीं बोला तो बेचैन हो जाते थे, बोल क्यों नहीं रहा, इनकी इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही, ये स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा। आप नवाज शरीफ को कहते हैं, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ बहुत कम बोलने वाले सियासतदानों में एक सियासतदान। दूसरी बात आपने की कि वो कह रहा है कि ये जर्नैल हैं, सबका दौर के बाजवा है और फैज हमीद है और जजेज हैं और क्या करना चाहिए। नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उससे पहले पनामा पेपर आए थे। उसकी बुनियाद पनामा पेपर थे। पनामा पेपर में जिक्र है लंदन के फ्लैट्स का। पूरे पाकिस्तान पे शोर यही मचा रहा कि लंदन के फ्लैट थे, कब खरीदे गए, पैसे कहां से गए, दिए किसको गए, ये था इंटरेस्ट। लेकिन जब जेआईटी बनी, जब ये सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिपोर्ट गई, 9 वॉल्यूम गए और फिर फैसला आया, तो फैसला तो उसका ये हुआ कि यूएई में की कंपनी थी, उसने उसके बेटे ने उसको तनख्वाह दी, उसने तनख्वाह नहीं ली, अब उसको सजा हो गई। तो कहने का मतलब है जो 4 फ्लैट्स की बात हो रही थी, ये आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इसका जो मूजिद था, पहली मर्तबा ये बात बाहर आई थी, वो 95-96 में आई थी। रहमान मलिक उस वक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA था। तो 95-96 4 फ्लैट्स के बारे में मैंने भी रिपोर्ट किया हुआ, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरी फ्रंट पेज पे छपी हुई है। लेकिन हमारे पास मनी ट्रेल नहीं थी। मनी ट्रेल पूरी दुनिया में जब इस तरह के होते हैं, ऑफशोर एसेट्स होते हैं आपके, उसमें मनी ट्रेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई तहकीकाती इदारे का बंदा हो, वो इस मामले में कहेगा कि मनी ट्रेल होती है जिसकी बुनियाद पर आपने पैसा देना होता है। जेआईटी के पास मनी ट्रेल नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट के पास मनी ट्रेल नहीं थी, इंसाफ अदालत का मनी ट्रेल नहीं थी। ठीक। मनी ट्रेल मांगेगी नवाज शरीफ से। जी ठीक। अब अगर चोर चोरी करता है तो अपने हाथ से वो फांसी का फंदा तैयार नहीं करता। नवाज शरीफ ने, उसके कजन तारक शबी ने तो एक कहानी बनाई ना मनी ट्रेल के वाले से, वो झूठी कहानी थी। लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी, ये नैब की जिम्मेदारी थी, जेआईटी की जिम्मेदारी थी, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि जनाब मनी ट्रेल, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनाया गया कि आप ऐसे फैसले करते हो जिसमें मनी ट्रेल ही नहीं है। अब मनी ट्रेल क्या होती है, ये भी होता है कि जी पाकिस्तान में एक सदर है, कोई वजीर आजम है या हुकूमत में है, उसका इन्फ्लुएंस है, एक पुराना मंसूबा था, प्रोजेक्ट था, इतने अरब का था, उसमें से पैसे निकाले गए, फिर इस तरीके से पैसे बाहर भेजे गए हैं और फिर उन पैसों से वो फ्लैट खरीदे गए। अब ये मनी ट्रेल जो है ना, ये नैब के बंदों से, जेआईटी के बंदों से मेरी बात होती रहती थी। मैं उनको ये कहता था कि यार अगर एक चीज से फेवर मुझे दे दो, मुझे मनी ट्रेल दे दो अगर दे सकते हो। उन्होंने कहा खान साहब मनी ट्रेल नहीं है हमारे पास। अभी जेआईटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो सपोर्टिंग स्टाफ था, ये मनी ट्रेल नहीं है। मैंने कहा फिर इसको सजा कैसे दोगे? उन्होंने कहा हमने और तरीके निकाल लिए हमें इसको सजा देने के, ये सजा हो जाएगी, बट नॉट ऑन जो ठीक है। अब ये चीज है ना, एक बंदे के साथ हुई है, उसको खुद भी पता है कि यार ये लंदन के फ्लैट थे, लंदन के फ्लैट जो मनी ट्रेल ले आते नवाज शरीफ को 200 साल की सजा, कोई इतराज नहीं था। जी ठीक है सत्तार खान साहब, बात आपकी बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। ये तमाम बातें जो हैं, ज़ाहिर है कि इसकी बहुत तफसीलात हैं, इस पे बहुत मज़ीद आर्गूमेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें अगले मौजू की तरफ भी जाना है। एक बड़ा अहम मौजू है जो हमारी सियासत और जो अदालत है, इनकी ख़बरों में ही दब के रह गया, और बड़ा अहम है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो पाकिस्तान में बदनामी फैलाती रही, बदमाशी करती रही, वो उसने अब बड़े बड़े मुल्कों पे भी करनी शुरू कर दी। और कनाडा में जो रॉ के इंटेलिजेंस के जो वहाँ पे चीफ हैं कनाडा में, जो अंडर कवर ऑफिसर थे पवन कुमार राय, उसने वहीं एक सिख जो बेसिकली कैनेडियन सिटीजन थे उनको कत्ल करवा दिया, जिसके नतीजे में उनको मुल्क से निकाल दिया गया। ये जो हरदीप सिंह नजर हैं, एक खालिस्तानी सिख हैं, ज़ाहिर है उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने सियासी उनका एक नज़रिया था। वो वहाँ पे मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरे भी करते थे। तो उनको 18 जून को वैनकूवर के जो सबर्ब्स हैं, वहाँ पे एक जगह है सरे, वहाँ पे उनको गुरुद्वारे से बाहर गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। और ये काम समझ तो ये थे बहुत सफाई से किया गया है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि उनकी जो रॉ की अब सर्वेलेंस और कोवर्ट एक्शन की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी वो नहीं है जो वो समझ रहे हैं कि ये दिल्ली या मुंबई नहीं, यहाँ पे सीसीटीवी लगे भी होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं। वो आइडेंटिफाई भी हो गए। जो पवन कुमार राय थे जो कि रॉ के वहाँ स्टेशन चीफ हैं कनाडा में, उनमें से एक शख्स से मुलाकातें भी कवर हुई और उनके पास ऐसे शवाहिद आ गए कि जिसकी बिना पे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी को G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात से आगाह किया, और फिर पार्लियामेंट में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया और स्टेट हुकूमत हिंदुस्तान का नाम लिया कि उनके एजेंट से ये हमारा सिटीजन मारा है और ये हमारी सॉवरेनिटी पे हमला है। ये एक बहुत बड़ा एक वाक़या है जिसको यूरोप में, खुर्रम असलम साहब, यूरोप में भी और बाकी वेस्ट में भी बड़े इस पे ले दे हो रही है, और इवन जो उनकी फाइव आइज इंटेलिजेंस है उन्होंने भी इस पे ऊपर तहकीकात शुरू कर दी हैं। जी आप अभी देखिएगा जो कनाडा का है ना, इस पे जो मौका वो ये है कि उनका वो सस्पिशन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने किया, उन्होंने कहा कि इंडिया को नहीं बड़ा कैटेगोरिकली वी हैव एविडेंस। हाँ, पार्लियामेंट में कहा है, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने सस्पिशन का इजहार नहीं किया, सस्पिशन पे कोई निकालता नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये इंडिया से ये कहा है कि वो इस पे कोऑपरेट करे इन्वेस्टिगेशन। हाँ ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने तो उन्होंने तो इन्वेस्टिगेट करने की बजाय उनका टिट फॉर टैट किया। असल में यह है कि जो इस वक्त जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो सिख्स है, खासतौर पर तो कनाडा में है, यूके में है या ऑस्ट्रेलिया में है, वो एक मूवमेंट ये चला रहे हैं जहाँ पर वो रेफरेंडम होता है फॉर खालिस्तान, और वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो वहाँ पर जो सिख है वो उसमें ओवरवेलमिंगली
प्रो खालिस्तान अपना तो वोट उसको कर रहे हैं। वो एक तरह का जो इंडियन जो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही जो है वो एक कंसर्न की बात है। तो वो तो हमें बात ये समझ आती है कि इंडियन रॉ ने ये ज़रूर ये काम किया होगा, वरना कैनेडियन गवर्नमेंट और दूसरी यूरोपियन जो गवर्नमेंट्स है वो इस तरह से इंडिया को कह ना रही होती कि वो इन्वेस्टिगेट करे और इसको प्रॉपर। लेकिन हम जब पीछे देखते हैं, एक जमाल खशोगी का भी हुआ था केस, तब भी बड़ा तब हंगामा हुआ था। फिर उसका हुआ क्या, उसका ये हुआ कि जो ये प्रैग्मेटिज्म है वो ये प्रिवेल कर गया और वो कहीं पीछे चला गया। और मोहम्मद बिन जो सुल्तान है वो हैज़ बिकम द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट नाउ। वो आप अच्छा, इसके पीछे जो खालिस्तान की तहरीक जो अब जाते हैं 1980s में, उसमें एक मौक़िफ़ ये भी है कि उस वक्त ये तहरीक शुरू करवाई गई इसमें MI6 ने, और उसमें वजह उसकी ये थी टू डेटर इंडिया फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान ऑन दी बिहेस्ट ऑफ सोवियत यूनियन, क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट के साथ मिलकर नव अफगानिस्तान इसमें ये ठीक है, वॉर में था। ठीक है, ये थ्योरीज वगैरह तो नहीं उसमें काफी, और ये था देखें उस जो 80s की जो थी खालिस्तान की तहरीक, उसमें भी सारे सिख है वो कनाडा और UK से आते थे। गंगा सिंह ढिल्लों और ये वगैरह वो कहाँ पर थे, वो आते थे वहां। ढिल्लों कोई टेररिस्ट तो नहीं थे, वो सपोर्टर ऑफ खालिस्तान आइडिया थे। और हर एक को राइट है, पॉलिटिकल राइट है। देखें अभी क्या हो रहा है कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, सिखों ने उनके हाई कमीशन के बाहर बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरे किए हैं। और अब लेकिन इंडिया ये समझना शुरू हो गया कि शायद वो एक ऐसी पावर बन गए हैं, जैसे अमेरिका है, कोवर्ट ऑपरेशन जैसे अमेरिका में करते हैं सत्तार खान साहब। जब कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं तो आप, इसका मतलब है कि आपने मर्डर कराना है किसी का, तो दे सीक परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और बहुत पहले रेगन के दौर में ये बंद हुआ, फिर शुरू हुआ कि आइंदा नहीं होगा। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने डायरेक्ट मोदी से बात की है, उसकी वजह ये है कि उनके जहन में ये बात है कि ये जो मर्डर है इसकी अप्रूवल हाईएस्ट उधर से दी गई है, रैंक से, जो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, उन्होंने अप्रूवल दी है, तो ये काम हुआ है। तो इसने एक जो है ये यहाँ पे ये क्रिएट किया है। और खशोगी के साथ इसका कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि किसी और मुल्क में हुआ, किसी का वहाँ पे इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई कि उनका इंटेलिजेंस चीफ उसमें इन्वॉल्व पकड़ा गया हो। तो इसलिए अब तो ये तो रंगे हाथों काबू आ गए हैं। वो उसका कत्ल सऊदी कॉन्सुलेट में हुआ। और आप ये देखें कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर कम से कम 1 साल से कम अरसे में 6 कश्मीर से लिंक्ड एक्स जिहादी पुरस्कार तरीके से कत्ल किए जा चुके हैं, जिनका जो है खदशा और शक जो है वो रॉ की तरफ ही जाता है। कुलभूषण यादव यहाँ पे अभी तक हमारे कब्जे में है। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, मीडिया में उस पर बहुत ज़्यादा आना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो पवन कुमार है, इसको यहाँ ब्लैकलिस्ट करें, इसका रिकॉर्ड यहाँ भी चेक करें, ताकि यहाँ पे क्या कार्रवाई होती हैं वो भी 5 आइज जो इंटेलिजेंस है उसके साथ शेयर किया जाए। सत्तार खान साहब, अच्छा, इसमें पहले ये बात है कि ये 2017 में जो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज है, उसने ये रिपोर्ट था को 2017 में, उसके बाद 2019 में जो पार्लियामेंट्स की कमेटी थी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की, जो कमेटी होती है, उसमें ये रिपोर्ट आई थी। लेकिन उस वक्त जस्टिन ट्रूडर का ये था कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। उन्होंने इंडिया भी जाना था, इंडिया का उन्होंने विजिट भी किया, 36 से 38 घंटे इंडिया में लेट भी हुए, उनका जहाज उड़ने से मादूर हो गया, या पता नहीं क्या हुआ, उसके पीछे क्या कहानी थी क्या नहीं थी। तो 2017 और 2019 में स्पेसिफिकली क्लासिफाइड ही होती इंफॉर्मेशन, वो डीक्लासिफाइड हुई है। अब उसमें ये बात थी कि कह दिया गया था कि इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं जो सिख कम्युनिटी कनाडा में है। अब वो इनफिल्ट्रेट क्यों करते हैं, उसमें 2 के नाम भी दिए हुए हैं, एक कोई जैन है और दूसरा कोई अमर अजीत सिंह है। ये दोनों डिप्लोमेट है इंडिया के,
जो ओटावा और ये वैंकूवर में खास तौर पर यहाँ पर होते हैं कि वो इनफिल्ट्रेट करते हैं, ये सिख कम्युनिटी में जाते हैं, वो प्रो खालिस्तान एंड प्रो इंडियंस को फैसिलिटेट करते हैं मुख्तलिफ हवालों से। और जो प्रो खालिस्तान है उसको किसी तरीके से वो डिसमेंबरमेंट, उस तरह की डिसमेंबरमेंट नहीं जिस तरह की जमाल खशोगी की हुई थी इस्तांबुल में, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो अदरवाइज वो करना चाहते थे। तो ये 2017 फिर 2019 में पार्लियामेंट की जो कमेटी है, पाकिस्तान तो है नहीं कि यहाँ पे कोई इस तरह कमेटी नहीं होती, कनाडा है वहां कमेटी बनी हुई है, तो नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने ये रिपोर्ट दी थी। उस वक्त जस्टिन ट्रूडो का ये मसला था कि अगर ये बात वो उस वक्त उठा देते तो हो सकता है ये निजरा जो है हरदीप सिंह, इसका मर्डर ना होता, लेकिन वो इन्फिल्ट्रेट ऐसे कर गए कि जैसे आपने कहा कि स्टेशन चीफ। बहुत शुक्रिया सितार खान साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहस जारी है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।